अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान शाह शिराज। पाकिस्तान के नौजवान सियासी रहनुमा अपने इलाकों में काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रहे हैं और अपने लोगों की खुशहाली के लिए, उनके लोगों की ज़िंदगी बेहतरी बनाने के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसे ही आज के प्रोग्राम मेरे साथ एक कबायली रहनुमा, काफ़ी ज़्यादा मोअज़्ज़ज़ कबायली रहनुमा, जिनके अंडर काफ़ी ज़्यादा मज़ीद कबाइल हैं जो अपने लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खिदमात में मसरूफ़ होते हुए हमें नज़र आते हैं और अपने इलाके के मसाइल हल करते हुए काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में मीर ज़रियाब अली खान बिजरानी साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है और बिजरानी ट्राइबल के हेड है। थैंक यू सो मच ज़रियाब साहब फॉर गिविंग मी योर टाइम। थैंक यू ज़रियाब साहब, आजकल हर जगह सोशल मीडिया पे मीर ज़रियाब अली खान बिजरानी चल रहा है, तो क्या रीज़न है, ऐसा क्या किया है आपने हालिया दिनों में जिसकी वजह से आज मुझे आपको प्रोग्राम में बुलाना पड़ गया? हाँ, थैंक यू शराज साहब, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। और असल में हालिया दौर में हमारे गांव में, आपको पता है हमारा ट्राइबल इलाका है, तो वहाँ पर ट्राइबल इशूज़, ट्राइबल मसले मसाइल काफ़ी चलते रहते हैं। और हाल ही में एक इशू हुआ बखरानी ट्राइब का, जो शिकारपुर में, क्योंकि शिकारपुर में हमारी ट्राइब्स वगैरह होती हैं, तो उन्होंने दोनों तरफ से तकरीबन 3 लोग जो हैं वो उनमें उनमें झगड़े में उनकी मौत हो गई। 3 लोग एक तरफ, एक बंदा दूसरी तरफ। तो झगड़ा वो आगे बढ़े ना। मैं उस वक्त इस्लामाबाद, जब मुझे एक पता चला कि एक वहाँ के उस ट्राइब का हमारे एक बंदा, एक नौजवान सा बंदा, उसने एक शायरी कही, एक सॉन्ग के ज़रिए एक मैसेज किया कि भाई हमारे जो सरदार हैं, मेरे वालिद साहब को पॉइंट करते हुए कि वो बीच में आए उस चीज़ को ख़त्म करवाएं। तो जैसे मैंने सुना, मैंने अपना प्लान कराची का था, मैंने कैंसिल करके मैं सीधा चला गया अपने गाँव। वहाँ से मैं नेक्स्ट डे जाके इनके पास पहुँच गया। वहाँ के हमारे जो नोटेबल लोग हैं उनको सब साथ में लेकर अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनकी फतवा खाई, पहले फातिहा किया, उसके बाद हमने उनके साथ हम लोग बैठे, उनको बात करी या उनको इस चीज़ पे पाबंद किया कि अब इसको जंग को आगे बढ़ाएं ना और सेटलमेंट की तरफ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सब ने हमारी बात पे अमल भी किया और हमें ऑब्लाइज भी किया, और अभी इस वक्त वहाँ पे वो जंग बंदी हो गई है। अब दोनों तरफ से जो उन्होंने मोर्चे बनाए हुए थे वो वहाँ पे सब बैठे हैं, लेकिन अभी भी कोई जंग वंग वगैरह नहीं है, उनको हमने बंद करवाया है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी उनका मसला भी हल होगा और उनके जो भी मसले मसाइल उनको हल करके और उसको पुरअमन तरीके से उनके सारे इश्यूज़ को सॉल्व किया जाएगा। ज़रियाब साहब, ये जो ट्राइबल इश्यूज़ की आपने बात की है, आप खुद भी एक ट्राइबल लीडर हैं, सबसे ज़्यादा इश्यूज़ पे अगर मैं बात करूं वन बाय वन, सबसे ज़्यादा अहम इशू क्या आता है उभर के सामने जिस वजह से ट्राइबल डिस्प्यूट्स की तरफ मामला चले जाता है? यार, जो डिफरेंट इशूज़ होते हैं हमारे ट्राइबल के, फॉर एग्जांपल के लैंड इशू हो जाता है कि भाई कि अमूमन हमारे पास झगड़े छोटी सी बात पे भाई के लैंड के इशू से हो जाते हैं, फिर वो आगे जाके कत्ल तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास इश्यूज़ हैं वो चोरी चकारी के होते हैं कि भाई उसने कोई भैंस चोरी कर ली या उसने कोई चीज़ चोरी कर ली, क्योंकि हमारे यहाँ ट्राइबल इशूज़ में अना बहुत है, अलग अलग ट्राइब्स हैं, उनके अपने अलग अलग रहन सहन या सब में एक अना है। उस अना की वजह से ये सारे फिर ये मसले ये होते हैं और ये आगे बढ़ते हैं। अगर इनको फौरी हल किया जाए तो ये नहीं भरेंगे, लेकिन जब जो उनमें डिले आ जाता है वो फिर एक शिद्दत, वो नौयत उनकी बहुत शदीद हो जाती है और फिर उसका अमल आगे बेहतर नहीं होता। सर, आपने अपने जो रिसेंटली वाकये का जिक्र किया बखरानी ट्राइब वाले, इसके अलावा भी हमने सोशल मीडिया पे देखा है कि आपने दीगर इश्यूज़ पे भी इसी तरह से काम कर रहे हैं। वो क्या क्या इश्यूज़ थे, वो किस तरह से आपने सॉल्व आउट करवाए? जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने कहा ना, हमारे पास जो ट्राइबल इलाका है तो इश्यूज़ काफ़ी होते हैं। काफ़ी ऐसे इश्यूज़ हुए हैं जो ज़मीन के डिस्प्यूट पे हुए हैं, काफ़ी ऐसे इश्यूज़ हुए हैं जो चोरी के डिस्प्यूट पे हुए हैं, काफ़ी ऐसे इश्यूज़ भी हैं जो घर की छोटी सी बात पे ना, जैसे घर में थोड़ी अनबन हो जाती है, उसको फिर उन्होंने हाईलाइट करके एक दूसरे को ऊपर केसेस वगैरह मारना, झगड़ना काफ़ी बढ़ गया। तो मैं रिसेंटली 4-5 महीने वहाँ पे सेटलमेंट्स करवाए, जिसमें एक तो था कि उनके कोई घरेलू इश्यूज़ वगैरह थे, उन्होंने उस पर काफ़ी एक दूसरे से, दोनों पार्टीज एक दूसरे से अलग हो गई थी, तो उनको सेट करवाया। एक और इशू था जहाँ पे वो दोनों जो फ़रकीन थी किसी मामलात पर, उनके आपस में जंग हुई। लामेला जब आप दो लड़ते हैं, जो धुरे हैं, तो उनमें कुछ लोग ज़ख्मी होते हैं एंड उनमें लड़ाई में 1-2 बंदे मर भी गए, तो फिर उनको हमने सेटल करवाया। एंड बाद में जो उनके बाकी जो उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं, कानूनी कार्रवाइयाँ, वो तो सारे फेस करते हैं। हमारा मेन अमल ये होता है कि भाई उनको बर वक्त उनको आगे उस चीज़ को रोकना एंड जो भी उनके
हमारे पाकिस्तान के आइन और शरई आइन जो है, हमारा शरई मतलब कोड जो है, लॉ है, उसके तहत उनके सारे मसले को हम हल करें और उससे हम बाहर ना जाएं। सर, ट्राइबल इश्यूज़ की हम बात कर रहे हैं, आप खुद ट्राइबल लीडर हैं, ये जो जिरगा सिस्टम होता है, इस पे आप क्या मज़ीद पॉजिटिविटी, जैसे दुनिया एडवांस होती जा रही है, इसको हम मज़ीद किस तरह से एडवांस की तरफ, ये एडवांस मामला की तरफ मामला जाता है, वो आपको नज़र आ रहा है? आप यार देखिए, जो जिरगा सिस्टम है, इट्स अ वेरी ओल्ड सिस्टम, जिस तरह आप कह रहे हैं। इट्स बीन देयर, जब ब्रिटिश दौर था उस टाइम से हमारे पास ये सिस्टम है। तो वहाँ पर भी उस ज़माने में भी जिरगा काउंसिल होते थे। तो जो इज़्ज़तदार, जो अच्छे किरदार वाले सरदार, जो नोटेबल्स होते थे, वो काउंसिल का हिस्सा होते थे और फिर वो बैठ के सारे लोगों के जो मसले मसाइल है वो हल करते थे। आज भी, क्योंकि अब अगर आप देखें ना कि हमारे पास कोर्ट है, हम लोग उसके अगेंस्ट नहीं कि कोर्ट में ना जाए बंदा, लेकिन जो सबसे सस्ता और आसान और जल्द हल जो हो रहा है ना, वो इस जिरगा सिस्टम की वजह से होता है कि भाई आपको बड़ा सस्ता, अब आप अगर कोई आपको केस हो रहा है, आप वकील करवाते हो, आप कोर्ट में जाते हो, आपको तारीख पे तारीख होती है। जिरगे में क्या होता है, अगर आप किसी एक बंदे पे, किसी ट्राइबल हेड पर आप मुतमिन, अगर दो पार्टीज होती हैं, उसके पास जाती हैं कि भाई आप हमारा ये सेटलमेंट करें, आप ये हमारा फैसला करें, ये जिरगा करें, तो वो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी एक बर्डन भी कोर्ट्स के ऊपर कम हो जाता है एंड उनके मसले भी बहुत जल्दी हल हो जाते हैं। तो ज़रियाब साहब, ये लोगों के ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो कितने फ़ीसद लोगों का, ख़ास तौर पे जैसे आपके ट्राइबल लीडर हो गए और एरियाज़ हो गए, उनका आप लोगों पे कितना ट्रस्ट होता है कि आप उनके हक में ही फैसला करेंगे? देखिए, ये नहीं होता कि किसी के हक में फैसला करेंगे, फैसला हक का होता है। अब दो पार्टीज आ रही हैं, ला मेला एक सही होगा एक गलत होगा, दोनों सही तो नहीं हो सकते ना। तो वो जो उस चीज़ को, बातों को सुनते हुए उनको जो हमें लगता है कि भाई कि अब ये बंदा सही है, इसकी गलती नहीं है, अलग की है, तो वो हम उस पर देख के वो फैसला सुनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का, अगर आपके दोनों पार्टीज अगर आप पे मुतमिन हैं तो वो उस पर अमल भी होता है। और ये यहाँ पर नहीं, पूरी दुनिया में है। आर्बिट्रेटर जिसे कहते हैं, आर्बिट्रेटर का मतलब ये कि अगर कोई बंदा आपके बीच में आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर रहा है, आप किसी भी एक बंदे को बिठा के अपना मसला उससे हल करवा सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊं, काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुझे या मेरे वालिद साहब को भी, मुझे जो हमारे हैं कोर्ट से लेटर्स आते हैं कि भाई कि ये जो बंदे हैं ये आपके ऊपर राज़ी हुए हैं, बड़ा मेहरबानी इनका ये फ़लाना आप मसला हल कर दें। तो हम उनको हल करके फिर उनको हम लेटर लिख के रिपोर्ट कर देते हैं कि भाई कि हमने इनका मसला हल कर दिया इस तरीके से। तो ये तो वैसे भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट तो है हमारे पास, ऐसा तो नहीं कि ये कोई नई चीज़ आ गई है, मतलब अभी भी है, पहले भी थी और अभी भी है। ज़रियाब साहब, ये तो ट्राइबल इश्यूज़ के मेन मसाइल पे बात हो गई। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपके वालिद साहब मेंबर सूबाई असेंबली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आप भी फ्यूचर कैंडिडेट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी है, ख़ास तौर पे आपके एरियाज, कितनी ज़्यादा मुस्बत रही है? यार, पीपल्स पार्टी अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही है। अब देखें, इतनी बड़ी क्राइसिस है, अभी ये जंग का माहौल था, तो उसमें काफ़ी हमारे जो फंड्स वगैरह हैं वो काफ़ी, मतलब फेडरल से भी हमारे पास कम है। अब सिंध में हमारे पास हुकूमत है। अब सिंध में आप देख लें, हेल्थ को आप देख लें, NICVD देख लें, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं NICVD के, और इतना बेहतरीन एक इदारा सिंध गवर्नमेंट ने लोगों को दिया है कि आप उससे मुफ्त इलाज हो रहा है और लोग उससे मुफीद हो रहे हैं। इसी तरह ही एजुकेशन पे बड़ा उन्होंने काम किया है, एक आध अच्छी मतलब यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बनवाई हैं। आप ये मेट्रो का देख लें, अब मेट्रो पहले हमारे पास कराची में होता था, अब जाके सखर तक पहुंच गया है, शिकारपुर तक पहुंच गया है, ऐसे ऐसे इलाकों में भी मेट्रो मतलब जा रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी उन्होंने काम किया है। और आप देखेंगे, अगर सिंध में आप देखें तो तकरीबन जितनी भी मेन शाहराएँ हैं उन सब पे काम हुआ है, सबका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है। हाँ, मैं मानता हूँ कि जो गलियां हैं, मतलब जो गाँव के रोड हैं या देहातों के रोड है, वहाँ पे अभी भी काम करने की ज़रूरत है, वो इतने मयार के नहीं हैं। लेकिन ओवरऑल जो मेन शाहराएँ हैं जो अंडर सिंध गवर्नमेंट आती है, वहाँ पे काफ़ी काम हुआ है। इसके अलावा मतलब रिसेंटली एजुकेशन में काफ़ी GST PST मतलब कैंडिडेट भर्ती हुए हैं, उनके टेस्ट हुए, मेरिट पे आए हैं, तो वो भी अपनी मतलब ड्यूटी सर अंजाम देंगे और लोगों को आगे मतलब जो जनरेशन है
उनको इल्म की तरफ, उनको पढ़ाई की तरफ राग़िब करेंगे। तो काफ़ी काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी के दौर में काम नहीं हुआ है। हाँ, कहीं पर हम लोग लैक भी करते हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो डिले हो जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन अपनी तरफ से पीपल्स पार्टी और हम सब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को जितना रिलीफ दिया जाए हम दे सके उतना हम रिलीफ दें। ज़रा साहब, आप नौजवान लीडर उभर के सामने आ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, फ्यूचर के कैंडिडेट भी आप क्या समझते हैं आपके इलाके के अंदर जो मसाइल हैं वो क्या क्या मसाइल हैं, और एज अ यंग लीडर आप उसको किस तरह से फिलफोर हल करने के लिए जो आपकी प्रायोरिटीज़ में मसाइल होंगे वो किस तरह से आप सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे? देखिए, हमारे इलाके में सबसे बड़ा जो इशू है वो था एक यूनिवर्सिटी का ना, कॉलेज है यूनिवर्सिटी, और हमारे पास कैडेट कॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है, हमारे करमपुर में ही, हमारे गांव के पास ही है। तो वो भी मेरे दादा मिर्ज़ा खान बिजरानी ने, उन्होंने वहाँ पे वो करवाई थी, उनकी काविशों से हुई है। इसके अलावा अभी मेरे रिसेंटली असेंबली में ऑन द फ्लोर मैंने बाबा से रिक्वेस्ट करी थी, और मेरा काफ़ी टाइम से ये ख्वाब भी था कि हमारे पास एक मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो हमारे इलाके में। तो ऑन द फ्लोर उन्होंने असेंबली बजट में भी ये रिक्वेस्ट करी है ऑनरेबल सीएम साहब से कि भाई हमें एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी दी जाए मेडिकल की। तो उससे क्या होगा कि लोगों की एक शऊर, एक तालीम की तरफ, और एक मतलब अच्छा एक मैसेज भी जाएगा। और लोग, क्योंकि हमारे जो लोग हैं इलाके के, उनको दूर जाना पड़ता है यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जब अपने पास होगा तो उनको फैसिलिटीज़ भी होंगी, उनको ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा। और ये जो है ना, जो हमारा इलाका, ये पंजाब और बलूचिस्तान का बॉर्डरिंग इलाका है। तो ना सिर्फ वो जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनेगी वो सिर्फ हमारे कश्मीर के लिए मुफीद नहीं होगी, बल्कि जो पंजाब के जो बॉर्डरिंग हमारे हैं इलाके उनके लिए, और बलूचिस्तान के भी जो बॉर्डरिंग इलाके हैं उनके लिए, उनके लोगों के लिए, उनके तालिब इल्म के लिए भी एक बड़ा मुफीद मुस्बत एक चीज़ साबित होगी। ज़रिया साहब, हम देख रहे हैं पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो नौजवान रहनुमा उभर के सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है कि पॉलिटिशियन का बच्चा ही पॉलिटिक्स में आगे आता है? वो हमें नज़र आता है, आम लोग आपके एरिया से और दीगर इलाकों से आम लोग इस तरह से उभर के सामने नहीं आते। आप क्या समझते हैं, इसकी क्या रीज़न होती है? देखिए, अब पॉलिटिक्स तो सबके लिए है ना, ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स सिर्फ एक पॉलिटिशियंस के लिए है। हाँ, फ़र्क ये होता है कि भाई आपकी कारकर्दगी होता है, ठीक है। अगर आप कारकर्दगी नहीं करेंगे आप रिप्लेस हो जाएंगे, आपको कोई भी रिप्लेस कर सकता है। अगर हम यहाँ पर मतलब प्री पार्टीशन से तकरीबन 100 साल हमारी हिस्ट्री को हमारा हो गया है पॉलिटिक्स में, अगर हम हैं परदादा से लेकर उनके मतलब दादा वाले साहब से लेकर हम लोग अगर हैं, तो उसका वजह यही है कि लोगों का हम पे एतमाद है, वो हम पे ट्रस्ट करते हैं, हमने कुछ डिलीवर किया है उनको कि वो हमेशा हमें जितवा के ऐवान में भेजते हैं। शायद हमने ना करें आगे जाके, या हमने ना किया हो तो आज हम ऐवान में भी ना होते। ज़रिया साहब, आपके इलाके का जो सबसे बड़ा अहम मसला था वो था लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। गवर्नमेंट आने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस टाइम पे क्या पोजीशन है, खासतौर पे जो कच्चे के डाकुओं के हवाले से बातें की जाती थी, पीपल्स पार्टी को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था, आप क्या समझते हैं, आप इस टाइम क्या स्टेटस है? देखिए, अभी इस वक्त जो करंट सिचुएशन है काफ़ी वहाँ पर बेहतर हो गई है। जो पहले कच्चों के डाकुओं का वो इशू होता था कि वो किडनैपिंग वगैरह, अब वो ज़ीरो किडनैपिंग हो गई है, कोई किडनैपिंग वगैरह नहीं है। एक आध अच्छी ऑपरेशन हुई वहाँ पर, जिसकी वजह से अब काफ़ी अमन हो गया है। अब वो पहले वाली सिचुएशन नहीं। हाँ, डेली क्राइम जैसे होता है छोटा बहुत, हर शहर में होता है, हर जगह में होता है, वो है सिटी क्राइम वगैरह हैं। बाकी ये जो कच्चे के डाकुओं वाला जो एलिमेंट था, अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म हो गया काफ़ी हद तक। ज़रिया साहब, इस पूरे मामलात में जो आपने जेगा सिस्टम की बात की, जो कच्चे के डाकुओं की बात की, पुलिस की अगर बात की जाए, पुलिस आप लोगों के साथ कितनी कॉपरेशन में होती है इन तमाम मामलात में? पुलिस अपना मुस्बत किरदार अदा कर रही है? जी बिल्कुल, पुलिस अपना मुस्बत किरदार अदा कर रही है। शायद उसी वजह से ही आज इतना क्राइम पे कंट्रोल हुआ है, और जो किडनैपिंग और ये जो कच्चे के डाकुओं का जो एलिमेंट था वो ख़त्म इसी वजह से ही हुआ है कि भाई पुलिस ने भी अपना किरदार अदा किया, रेंजर्स ने भी किया। जो एक मिलकर एक ऑपरेशन हुए उसमें काफ़ी हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। ज़रिया साहब, आपके इलाके में जो मसाइल की आपने बात करी, एजुकेशन का सबसे ज़्यादा मसला है, अगर दीगर मसाइल पे अगर हम बात की जाए कि रोज़गार के भी काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हमारे सामने नज़र आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सिंध गवर्नमेंट को निशाना बनाया जाता है, तनकीद का निशाना बनाया जाता है, आप क्या समझते हैं, आपके एरिया में इसकी क्या पोजीशन है? देखिए, बिल्कुल वहाँ पे रोज़गार के तो इश्यूज़ हैं, लेकिन उसके लिए भी सिंध गवर्नमेंट, जिस तरह मैंने आपको भी बताया कि हमारे यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में काफ़ी भर्तियाँ हुई हैं, काफ़ी नौजवान लड़के आए हैं,
जिन्होंने अपने मेरिट पे जो पास हुए वो आए हैं। अच्छा, अभी काफ़ी ऐसे भी होंगे जो नहीं आ सके हैं, जो मेरिट की वजह से या इतनी सीटें वगैरह नहीं थी। अब उनके लिए अभी सिंध गवर्नमेंट ने 1 to 4 भी अनाउंस किया है कि मैं तो जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए जॉब्स का। लेकिन मैं समझता हूँ लेकिन ये भी जो डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर सकेंगे। उसके लिए हमें ज़रूरत ये है कि हम कोई ऐसा मतलब इन्वायरमेंट पैदा करें, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करें, उनको ऐसी ट्रेनिंग हम लें कि सिर्फ वो जॉब पे डिपेंडेंट ना रहें, वो अपना छोटा बिजनेस करें, अपना कुछ कर सकें। मैं आपको पहले भी मैंने एक दफ़ा आपसे हमारा इंटरव्यू तो मैंने आपको बताया था कि हमारे तंगमानी के लड़के माशाल्लाह इतने टैलेंटेड हैं कि वहाँ पे उन्होंने फॉरेक्स पे ट्रेडिंग कर रहे हैं और फॉरेक्स पे वो बहुत वहाँ पे वो कमीशन पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा अपना रोज़गार कर रहे हैं। इसी तरह अगर उनको हम वोकेशनल ट्रेनिंग दें वहाँ के नौजवानों को, ना कि सिर्फ हम उनको एक शिफ्ट में लगा देंगे भाई आपको बड़े होके बस एक जॉब ही हासिल करनी है, उसके अलावा अगर हम उनको एंटरप्रेन्योरशिप या उनको बिजनेस आइडियाज़ या उनको स्किल्स ऐसी डेवलपमेंट करें कि वो अपना छोटा मोटा अगर कारोबार वहाँ पे कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमें इस चीज़ पे काम करना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट को भी और जो हम लोग हैं हमें भी इस चीज़ को अब थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। सर, बिजरानी फैमिली से आपका ताल्लुक है। बिजरानी फैमिली को सिंध की ताकतवर तरीन फैमिली में तस्वर किया जाता है। आपका ट्राइबल सिस्टम है, आपके दीगर लोग भी आपकी फैमिली से MNAs हैं और दीगर आपका सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सर, आपकी फैमिली को पावर में रहने के लिए जो लोग चूज़ करते हैं उसका बुनियादी रीज़न क्या होता है कि आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है, लोग आपको पसंद क्यों करते हैं इतना ज़्यादा? यार हम 24/7 उनके साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कराची में अवेलेबल हैं, वहाँ पे अपने हल्के में उनके लिए अवेलेबल हैं। उनके छोटे से लेके बड़ा मसला जो भी उनका होता है हम उनका सुनते हैं और उनका हल करते हैं। सो एक हमारी कनेक्टिविटी है, हम आपस में कनेक्टेड हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं। हम लोग ऐसे समझ लें एक ही फैमिली हैं, हम सबको एक फैमिली लेके चलते हैं। इसी वजह से उनका अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारे ऊपर एतमाद है और हमेशा हम पे वो भरोसा करके हमें जितवा के ऐवान में लेकर आते हैं। सर, आपकी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा मिनिस्टर्स भी रहे हैं, एडवाइज़र्स भी रहे हैं, आपके दादा भी पॉलिटिशियन रहे। तो सर, पहले की पॉलिटिक्स की अगर आप बात करें और आप उनकी लेगेसी पे अगर हम बात करें, आप उनका क्या आपने सीखा है उनसे, आप उनकी लेगेसी को किस तरह से आगे कंटिन्यू करेंगे? जी बिल्कुल, मतलब मैं आपको जैसे बताया हमारी हिस्ट्री तो 100 साल पुरानी है, उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया अब। तो उनकी लेगेसी जिस तरह हमारे बड़ों ने करी है, हमने भी उनसे कुछ सीखा है। तो हमने एक ही चीज़ सीखी है कि भाई लोगों की खिदमत करनी है। मेरे अब्बा भी यही दर्ज देते हैं कि भैया आपको जितना हो सके आप लोगों की खिदमत करो, उनको टाइम दो और उनके साथ आप जुड़े रहो। और यही हमारे मतलब जो मेरा भी यही ख्वाब है कि मैं लोगों के साथ जुड़ा रहूं, उनके मसलों में उनके काम आऊं जितना मुझसे हो सकता है। बस यही उम्मीद है कि उनके काम आएंगे तो ज़रूर उस चीज़ का हमें फल भी मिलेगा। ज़रिया साहब, किस गोल के साथ आपने ये अपना पैशन चुना कि मैं सियासत में आऊँगा, और से अब फ्यूचर कैंडिडेट भी आप हैं माशाल्लाह से, तो किस गोल क्या था आपका मौजूदा हालात के पेश नज़र? यार एक्चुअली जब वैसे तो बचपन से लेकर आप एक पॉलिटिकल फैमिली में होता है, वो चीज़ आप देखते हुए आते हो बचपन से ना, अपने वालिद साहब को, अपने दादा को, सबको कि भाई वो क्या कर रहे हैं। और तो मैं भी बचपन से देखता हुआ, बचपन से मुझे एक था कि भाई लोगों की खिदमत करना, सोशल वर्क और इन चीज़ों का, पॉलिटिक्स का शुरू से शौक़ था। जब मैं स्कूल लाइफ में था तब भी मैं डिफरेंट जिस तरह आपके कैप्टन्स वगैरह होते थे स्पोर्ट्स के, या हाउस कैप्टन वगैरह उनके इलेक्शन होते थे तो मैं उनमें पार्ट लेता था। अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट मैं हाउस कैप्टन रहा। उसके बाद जब मैं लंदन गया अपने बैचलर्स के लिए, तो वहाँ भी मैं बड़ा एक्टिव मेंबर था अपनी यूनिवर्सिटी के यूनियन का। एंड वहाँ पर भी मैं 3 इलेक्शन में वहाँ पे लड़ा, जिनमें से एक इलेक्शन में अनअपोज हुआ और 2 इलेक्शन मैंने कंटेस्ट करी और दोनों इलेक्शन में जीता। तो वो पैशन तो शुरू से ही था कि भाई अपने यूनिवर्सिटी के लिए काम करें, अपने लोगों के लिए काम करें। वही पैशन फिर मैं यहाँ पे लेकर आया। जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर भी मैंने वही उसको कंटिन्यू भी रखा, लोगों की मैंने खिदमत करी, लोगों के मैंने काम करे। और यही जज्बा है, तो आप कह रहे हैं कहाँ से आया, अपने बड़ों से को देखते हुए एंड वही चीज़ अडॉप्ट करते हुए मुझे है कि भाई इंसान, मैं समझता हूँ कि भाई खिदमत खल्क़ से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। एंड इट्स अ फुल टाइम जॉब
ठीक है। पॉलिटिक्स इज फुल टाइम जॉब, और बस उसी चीज को लेते हुए मैं इस फील्ड में आया। सर, आप बाहर से तालीम हासिल करके आए और आज आप अपने गांव के अंदर, अपने इलाके के अंदर ट्राइबल डिस्प्यूट्स आप सॉल्व कर रहे हैं। तो सर डिफरेंट किस तरह से करते हैं चीज़ों को कि वहाँ की चीज़ों में और यहाँ की चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, तो कोई मुश्किलात पेश नहीं आती आपको? देखिए, मैं तो सिर्फ बाहर गया था पढ़ने के लिए, लेकिन मेरा उठना बैठना बचपन से मेरा यही हुआ है, अपने इलाके में, अपने हल्के में, उन लोगों के साथ ही हुआ है, तो मैं उनके साथ ही शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। तो डिफरेंट है, मतलब जो वेस्टर्न वर्ल्ड है और जो हमारा कल्चर है बिल्कुल डिफरेंट है। और मैं पर्सनली समझता हूँ कि हमारा जो कल्चर है या ट्राइबल सिस्टम है वो बहुत बेहतर है बाकी दुनिया से। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, एक दूसरे के लिए हमारे अंदर एहसास है। बाहर हर कोई अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है, किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है, वहाँ पे रिश्ते निभाने का भी टाइम नहीं है। यहाँ पे तो हम लोग ट्राइब्स अपना फैमिली को तो लेके चलते हैं, हम अपने पूरे इलाके को, अपनी पूरी ट्राइब को लेके चलते हैं। और हर एक फर्द ट्राइबल, जब आप नॉर्म्स में आ जाते हैं ना, तो अगर एक ट्राइब है, अगर उस ट्राइब के उस एक बंदे पे मुसीबत आएगी ना, सारी ट्राइब उसके साथ खड़ी होगी। ये चीज़ आपको बाहर नहीं मिलेगी, मगर सर यहाँ पर मिलती है। इसका सर नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी है ना, जैसे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में कबायली निज़ाम पे, कबायली कॉन्फ्लिक्ट्स पे, हमने देखा है कि दो लोग कुछ पर्सनल इश्यूज के साथ पूरे कबाइल एक दूसरे के खिलाफ इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो सर इसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है कि सिर्फ दो फर्द का मसला उन दोनों को बिठा के उसका सोल्यूशन निकाला जाए, पूरे कबाइल उसमें इन्वॉल्व ना हो? इसका मैं वही आपको पता है, इसका बेहतर इस तरह हो सकता है कि अगर कोई भी इशू हो, छोटा सा इशू होता है ना, उसको बर वक्त रोका जाए। और मेरी भी यही कोशिश है, जैसे मैंने बखरानी वाला किस्सा आपको बताया, एक इशू हुआ, मैं फ़ौरन वहाँ पे पहुँच गया। शायद मैं उस दिन ना पहुँचता तो ये प्लान इसी में थे कि कल को फिर एक और कोई इंसिडेंट हो जाता। तो यही चीज़ है कि आप बर वक्त वहाँ पे पहुँचें, पहुँच के उस मसले को वो आप हल करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे उसमें डिले होगा, पहले एक घर का मसला होगा, फिर एक घर से निकल के वो एक गांव का बनेगा, एक गांव से बन के वो पूरी ट्राइब का मसला बन जाएगा। तो उस नौयत तक आप उसको ले जाना ही नहीं है। हमें क्या करना है, हमें फौरी और मसलों को हल करना है। ज़रियाब साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, उस दिन सीनियर असेंबली में भी आपकी फैमिली का खुसूसी जिक्र किया गया। अली खुर्शीदी साहब अपोजिशन सीनियर असेंबली, उन्होंने जिक्र किया कि आप लोगों को पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं है, पीपल्स पार्टी को आप लोगों की ज़रूरत है। तो सर वाई पीपल्स पार्टी, आप लोग पीपल्स पार्टी में क्यों हैं? ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी को हमारी ज़रूरत नहीं है या हमें पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं है। हमारा पीपल्स पार्टी से पुराना रिश्ता है। थ्रू आउट हम लोग पीपल्स पार्टी से मतलब इलेक्शन लड़ते रहे, तो मतलब एक पुराना एक रिश्ता है। और पीपल्स पार्टी, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के अलावा सिंध में और कोई पार्टी नहीं है जो आवाम के हक़ के लिए और आवाम के हकूक़ के लिए मतलब जंग लड़ रही है, और सिंधी आवाम के लिए ख़ास तौर पर। तो पीपल्स पार्टी के साथ हम हमेशा रहे हैं और हमें उनकी ज़रूरत है और हम उनके साथ हैं। और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि पीपल्स पार्टी के हम अलग जाएंगे या पीपल्स पार्टी हमें छोड़ेगी। सर पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पे बात की जाए, सिंध के खुसूसी GDA हो गई, JUIF हो गई, MKM हो गई, PTI हो गई, जमात इस्लामी हो गई, तनकीद काफ़ी ज़्यादा करते हैं पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस पे। तो सर ये परफॉर्मेंस को इतना ज़्यादा, अगर कोई पॉजिटिव चीज़ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है उसको भी नेगेटिव पोर्ट्रे किया जाता है, इसका क्या रीज़न है, आप क्या समझते हैं? अपोजिशन का दूसरा क्या काम है? अपोजिशन का काम ही यही है कि मतलब तनकीद करना। मगर सर इतना ज़्यादा तनकीद को, ज़्यादा ही तनकीद का निशाना पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आउट किया जाता है। आप क्या समझते हैं, कहना कहीं कोई कोताही है पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस में? नहीं, देखिए ना, देखो पीपल्स पार्टी अपना 100% देती है ना, ठीक है। अब कोताही, अब कहते हैं ना, जो अपोजिशन है वो आपकी थोड़ी सी भी कोई नेगेटिव चीज़ होगी उसको बढ़ा चढ़ा के उसको पोर्ट्रेट करेंगे, ये अपोजिशन का काम है। जो अच्छाई होगी वो उसको भी आप या तो हाईलाइट नहीं करेंगे या उसको भी नेगेटिव, उसमें से भी कोई नुक्स ज़रूर निकालने की कोशिश करेंगे। तो यही पॉलिटिक्स है, यही पॉलिटिक्स का हुस्न है कि भाई आपके ऊपर तनकीद होगी, आप अपने आप को बेहतर करोगे। और पीपल्स पार्टी हम भी यही कोशिश करें, भाई आप तनकीद करें, अगर हमसे कोई चीज़ गलती हुई है तो हम नेक्स्ट टाइम उसको बेहतर करेंगे। सर आप क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी को किन शोबहात में बेहतरी लाने की ज़रूरत है? कोई एक स्पेसिफिक यहाँ पे लगते हैं यहाँ पे कम है, थोड़ा सा बेहतरी की थोड़ी सी ज़रूरत है? पीपल्स पार्टी ओवरऑल तो अच्छा ही काम कर रही है। बेहतरी तो मतलब मेरे ख्याल से
मतलब कर ही रहे हैं हम, पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है जितने महदूद हमारे पास वसाइल हैं। लेकिन आप इसको इस तरह देखें ना, पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध में है ना, तो जो हमारे पास महदूद वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, तो उससे हर कोई काम करता है, उसी से बजट बनते हैं। बिल्कुल सही, आपके रिसोर्सेज होंगे। बिल्कुल सही। अब हर इंसान को हर एक चीज़ चाहिए, रोड भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, रास्ता भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, हेल्थ केयर भी चाहिए। बिल्कुल हमारा फ़र्ज़ है, पीपल्स पार्टी का फ़र्ज़ है, हम नुमाइंदों का फ़र्ज़ है, हम उनको ये चीज़ फराहम करें। लेकिन हर एक चीज़ एक साथ नहीं होती। लामेला आप किसी चीज़ को पहले प्रायोरिटी रखते हो, फिर सेकंड पे दूसरे फेज को रखते हो, तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने मतलब रिसेंटली इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह बनाए, मेट्रोज वगैरह इंट्रोड्यूस करवाई, उसको प्रायोरिटी। NICVD जैसे हेल्थ केयर में उन्होंने काम किए, लेकिन उन्होंने प्रायोरिटी बनाया ना कि हमें इस पे काम करना है। एजुकेशन पे काम करना है, एजुकेशन पे उन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि एजुकेशन को बेहतर किया जाए, उसके लिए मॉनिटरिंग के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम और ये चीज़ें लाई गई हैं। तो देखिए बेहतरी हर चीज़ में आ रही है, लेकिन बेहतरी में थोड़ा टाइम लगेगा आने में, एक साथ नहीं आएगी। आप ये नहीं कह सकते यार किस चीज़ में बेहतरी नहीं है। मैं कहता हूँ भाई बेहतरी हर चीज़ में आनी चाहिए। नो वन इज़ परफेक्ट। अगर हम जिस दिन परफेक्ट हो गए ना, तो उस दिन तो फिर हमें काम करने का हमें जज्बा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ होता है, नो वन इज़ परफेक्ट, लेकिन उसको इम्प्रूव किया जाएगा। ज़रिया साहब, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के हवाले से भी पीपल्स पार्टी को काफ़ी ज़्यादा तंकीद का निशाना बनाया जाता है कि डेवल्यूशन ऑफ पावर वो नीचे नहीं करते। आपका पर्सनल व्यू क्या है? इसलिए आप भी नौजवान लीडर हैं, आपका भी इलाका है, आप क्या समझते हैं जो टाउन चेयरमैन होते हैं, UC चेयरमैन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट तक वसाइल मुंतकिल करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए, और मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक ये चीज़ हो भी गई है, क्योंकि पहले किसी ज़माने में टाउन वगैरह खुद मुख्तार नहीं होते, तब है उनका अलग से बजट है, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसका अलग से उनका OZT शेयर आता है जो वो अपना जनरेट करते हैं, उसी से वो डेवलपमेंट्स वगैरह कर रहे हैं। इसी तरह जो वहाँ पे UCs हैं, हर UCs को एक एलोकेटेड अपना बजट मिलता है जिस पे वो काम करें। सो उनको एक चीज़ दी हुई है, मैं समझता हूँ उनको मज़ीद अगर पावर्स दिए जाएंगे तो और बेहतर है उनके लिए। जितना नीचे पावर आएगा उतने ज़्यादा बेहतर काम होंगे। सर, इस पूरे मामलात में अगर हम इंटीरियर की खासतौर पे आपके एरियाज़ की बात करें, वहाँ पे डेवल्यूशन ऑफ पावर है, अगर UC चेयरमैन को या किसी उसको वसाइल मुंतकिल हो रहा है, वो लगा रहा है और बिल्कुल मेरिट पे लगा रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी कितनी ज़रूरी है? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया कि अकाउंटेबिलिटी उनकी कैसी कितनी ज़रूरी है। देखिए, जब आप बिल्कुल उसको आप नीचे लेकर आ रहे हो ना, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी उतनी कमज़ोर होती जाएगी। ये आपको जहन में रखना चाहिए कि जब आप देखें, आप पहले अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, आप चलो एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका एक चेयरमैन है, जब बंदा है फोकल पर्सन है, आप उसको अकाउंटेबल ठहरा सकते हो। डिस्ट्रिक्ट का, टाउन का भी आप उसको ठहरा सकते हो। अब यहाँ पे UCs आ गई हैं। अब हमारे पास 41 UCs हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में। अब आप ये जैसे डिस्ट्रिक्ट कश्मीर की बात कर रहा हूँ, पूरे सिंध में कितने सारी UCs होंगी, तो उसकी आप अकाउंटेबिलिटी कैसे रखोगे? उसकी अकाउंटेबिलिटी रखना मुश्किल है। पावर तो नीचे आ जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, अकाउंटेबिलिटी पे बड़ा इशू फिर आगे हमें आना है कि वो आया, वो चीज़ वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा फिर हमें फेस करना पड़ेगा इशू अकाउंटेबिलिटी का। बिल्कुल आपसे कह रहे हैं। सर, अकाउंटेबिलिटी किस तरह से, आपकी क्या पर्सनल राय है, किस तरह से अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? हमें अपना अकाउंटेबिलिटी सिस्टम किस तरह से मजीद मजबूत करने की ज़रूरत है? देखिए, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के लिए हमारे पास वैसे भी एक मौजूद है, ऑडिट हमारे पास है, होती है, ठीक है, एक डिपार्टमेंट पूरा है वहाँ पे जो ऑडिट होती है, एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट वगैरह है, तो वो उनसे अकाउंटेबिलिटी वो उसके थ्रू हो जाती है कि भाई कि कहाँ पे फंड जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इस हद तक आप कर सकते हो, लेकिन वाकई वो फंड ऑन ग्राउंड भी पहुँच रहे हैं, लोगों मतलब वहाँ पे लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं, मतलब मैं ये नहीं कि नहीं लगते, लेकिन अब प्रोजेक्ट्स कितने कंप्लीट हो रहे हैं, कितने पेंडिंग में रह रहे हैं। देख, पार करते की अकाउंटेबिलिटी सिर्फ ये नहीं है कि भाई कि फंड तो हो गए, आपने स्कीम कर दी, आपने रिलीज कर दी, क्या वो कंप्लीट हुई या अभी भी वो पेंडिंग पड़ी हुई है? मेन अकाउंटेबिलिटी ये करनी है हमें कि भाई की जो स्कीम वगैरह आपने दी है या कोई चीज़ दी है वो मुकम्मल हो गई है, वो फैसिलिटेट लोग हो गए हैं या नहीं हुए, और आपने एक और स्कीम लाके ऐड करवा दी।
ये मेन चीज़, हमें इस चीज़ को हमें फोकस करना चाहिए। सर मंसूबों की जहाँ तक बात की जाए, मंसूबे तो बहुत ज़्यादा शुरू किए जाते हैं, मगर जैसे आपकी गवर्नमेंट है, अगर आपके बाद कोई और इलेक्ट हो जाता है, वो मंसूबों की कंटिन्यूटी हमें नज़र नहीं आती। तो सर ये क्या रीज़न होता है, क्यों सब क्रेडिट दूसरे का खाने के चक्करों में लगा? ऐसे आप फ्यूचर सियासी रहनुमा, ये सवाल आपसे कभी ज़रा कंपलसरी है। देखिए ना, ऐसा नहीं होता कि कोई किसी का क्रेडिट खाता है। जब जिसका जो क्रेडिट होता है बंदा खा ले भी, लोगों को पता होता है कि भाई किसका इनिशिएटिव था, किसने काम करवाया है, कौन इनिशिएटिव ले रहा है। और दूसरी जो आपने बात कही कि ये मंसूबे रह जाते हैं, दूसरा आके वो कंप्लीट करवाता है या वो कंप्लीट नहीं करवाता, ऐसा नहीं होता। प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं, अच्छा उसमें कुछ कोई जल्दी होते हैं, कोई डिले हो जाते हैं। कहीं कहीं पे कॉन्ट्रैक्टर ऐसे हमें मिल जाते हैं कि जो नॉन सीरियस एटीट्यूड रखते हैं कॉन्ट्रैक्टर। तो सिंध गवर्नमेंट उसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए क्या करती है कि भाई उनके जो सिंध गवर्नमेंट, जो हमारा जो भी निज़ाम है, उनके फंड्स रोक लिए जाते हैं कि भाई कि आप काम करें। अब ऐसा वही आप अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा था ना मैं, उनके फंड रोक लिए जाते हैं, जब तक काम नहीं करेंगे आपको काम नहीं होंगे। तो इस वजह से भी कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्टर आ जाते हैं कि जो काम में सुस्ती करते हैं, लेकिन उनको फिर प्रेशराइज करके वो काम निकलवाया जाता है। ज़रिया साहब, आप एक नौजवान रहनुमा हैं और पाकिस्तान का नौजवान हमें आजकल काफ़ी ज़्यादा मायूस नज़र आ रहा है। मुल्क छोड़ने की बातें कर रहे हैं, मुल्क से जा रहे हैं बाहर, सीकिंग फॉर द जॉब्स। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमें ज़्यादा नज़र नहीं आ रही कराची के नौजवानों से, कहीं पूरे पाकिस्तान की अगर बात करें होपफुली। तो सर इस पर क्या मसाइल हैं, आप क्या समझते हैं, इसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे पास एक ये जहनियत एक हो गई है लोगों की कि भाई सबको बाहर जाना है, बाहर सेटल होना है, बाहर की लाइफ उनको कुछ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू, हमारा पाकिस्तान भी किसी दूसरे मुल्क से कम नहीं है। हमारे पास ऐसे ऐसे रिसोर्सेज हैं, हमारे पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं करने के लिए कि बस हमें एक जहन होना चाहिए, हमारे पास एक विल पावर होनी चाहिए और एक कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हमारे पास करने का जज्बा होता ना, हम वंडर्स कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जो टैलेंट है, मैं कहता हूँ दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। आई हैव लिव्ड अब्रॉड, लेकिन जो यहाँ का बंदा, जो पाकिस्तान का बंदा जितना टैलेंटेड है ना, वैसा टैलेंट, वैसा शाबाब मुझे कहीं पर भी किसी भी मुल्क के मुझे नौजवान नहीं मिले। बस फ़र्क ये है कि हमें उनको अच्छी तरबियत और अच्छी राह की तरफ उनको लेकर जाना है। इस तरह मैंने आपसे पहले बात कही कि हम सिर्फ एक अपने बच्चों को जॉब के लिए क्यों ट्रेन कर रहे हैं कि भाई आप एजुकेशन लें, एजुकेशन के बाद आपको जॉब करनी है, 9 to 5 9 to 6 आपको जॉब करनी है, ठीक है। इस चीज़ से आप बाहर निकलें। आईटी का टाइम है भाई, एआई जब पता नहीं कहाँ पे पहुँच गई है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कर गई है, अब तो चीज़ें इजी हो गई हैं। अब तो भाई आप घर बैठ के भी अपना कारोबार चला सकते हैं। आप अपना, अब तो देखिए आप यूट्यूब चैनल पे बैठ के अपना कारोबार चला सकते हैं और दूसरे आपके ऑनलाइन पेजेस बना लें। एक स्पॉटिफाई पे एक अपना शॉपिफाई पे अपना एक शॉप बनवा लें, वहाँ पे आप जाके अपना प्रोडक्ट सेल करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने को बहुत करने को है। और ये तो मैं आपको मतलब इनिशियल स्टार्ट बता रहा हूँ। इसके अलावा हमारे पास भाई जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके लिए इतनी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप हमारा कराची में या हब पे हमारा जो कोस्टल एरिया है, आप वहाँ को उसको क्यों नहीं डेवलप कर रहे आप? हमारे पे एक रिजॉर्ट खुला है हब पे, खोज करके बेहतरीन चल रहा है। आप वहाँ पे जाएं तो आपको बाहर की वाइब आएगी। बिल्कुल ऐसे अभी हमारा भी विजिट हुआ था, और ग्रीन पार्क लगून के नाम से सुमयानी साइड पे और गडानी साइड पे रिजॉर्ट्स बने, वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। हमें टूरिज्म पे काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मुल्क की बेहतर। सरिया साहब, लास्टली आपसे कोई मैसेज मेरे प्रोग्राम के थ्रू अपने ट्राइब लीडर्स या अपने एरियाज़ के लोगों को, नौजवानों को आप देना चाहेंगे? जी, मेरा मैसेज यही है अपने लोगों को भी, अपने इलाके के, कि आप जो अपने आप के बच्चे हैं, जो आप लोग हैं, वो आप दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ, एजुकेशन की तरफ आएँ, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ और आप अपने बच्चों को प्रमोट करें कि वो अपने लिए कुछ करें, वो सेल्फ स्किल्स डेवलप आप उनकी करवाएं। जब आप इन चीज़ों में आ जाएंगे तो ये जो ट्राइबल झगड़े वगैरह हैं, आप ऑटोमेटिकली इस चीज़ से आप बाहर आ जाएंगे। आपके पास अवेयरनेस होगी, आपके पास स्किल्स होंगी। जब इंसान फारिग होता है, जब इंसान के पास कुछ करने को नहीं होता, तो फिर तभी ये सारी चीज़ें ये पैदा होती हैं और इस तरफ बंदा जाता है, झगड़े और ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए, थैंक यू सो मच आप साहब फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी, प्रोग्राम पसंद आया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। डेट्स ऑल फॉर टुनाइट। अल्लाह हाफिज़।